हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और एकदम आनंदित होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जैसे कि आपको याद है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाली एक दो वीडियो में उत्तर प्रदेश का इतिहास खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम आधुनिक उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे और फिर से वही सारी चीजें जानेंगे हम कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन, राज्यपाल कौन, कैसे क्या, फिर उत्तर प्रदेश के कौन सा मेला कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के क्या लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश की कृषि क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, या उत्तर प्रदेश में किस चीज का क्या विशेष योगदान है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी 2-3 वीडियो में और हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास चलने वाला है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में करेंगे। और यदि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात करें तो पहले हेडिंग डाल दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस। ठीक है, तो देखिए हम कांग्रेस से संबंधित सिर्फ इतनी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 में किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ और फिर इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिए बने और फिर यहाँ से आगे को किन किन चीजों को हमें देखते हैं जानने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी उसका नाम था ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और ए ओ ह्यूम की यदि हम बात करें तो इसके संदर्भ में प्रश्न ये बनता है कि ये कौन थे। तो ये अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, यानी एक अंग्रेज थे और क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे। एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट, अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में तो तभी इसका पहला अधिवेशन हुआ था। हम कह सकते हैं कि आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। तो हम बात करते हैं यहाँ से प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसका वो 1885 में हुआ था। और यदि हम बात करें प्रथम अधिवेशन के स्थान की तो ये हुआ था बंबई में। बंबई, प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। और यहाँ से भी एक विशेष प्रश्न पूछ लिया था, बंबई में किस स्थान पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। स्थान का नाम गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहाँ पर जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक, अब यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल मिलाकर के कितने अधिवेशन हुए। तो 1885 से लेकर के 1947 तक की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। और वो कौन कौन से हुए थे हम जानेंगे। अधिवेशन का नाम, फिर उसके अध्यक्ष का नाम और कौन सी सन में वह अधिवेशन हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक ही बार लिख देंगे सारी चीजों को। ठीक है, थोड़ा वीडियो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल 9 अधिवेशन हुए थे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात ये करते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई इसकी स्थापना 1885 में मुंबई में कर दी गई।
और 1885 में पहला इसका अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो अब हम बात ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1885 से लेकर के 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। ठीक है, अब वो कौन कौन से अधिवेशन थे जो उत्तर प्रदेश में हुए, और यदि हम बात करें तो उनमें अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये वे 9 अधिवेशन है जो उत्तर प्रदेश में हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पहले अधिवेशन की यदि हम बात करें तो 1988 में अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जिसे इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कि इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1888 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो जॉर्ज यूले ने की थी। और जॉर्ज यूले यदि हम बात करें तो ये अंग्रेज व्यक्ति था। और प्रश्न भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किसी अंग्रेज ने अध्यक्षता की थी, तो वो इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 का, और जॉर्ज यूले जो थे उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे यदि हम बात करें 1992 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ से एक तो अधिवेशन 1888 का, दूसरा 1892 का इलाहाबाद में, और तीसरा 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे, और उन तीनों की यदि हम बात करें तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1892 का इलाहाबाद अधिवेशन और 1910 का अधिवेशन। 1910 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी तो ये भी एक विलियम डेवन नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था। फिर हम बात करते हैं कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इस लखनऊ अधिवेशन की यदि हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इनके बीच में आगे पीछे भी अधिवेशन हुए, लेकिन हम उन अधिवेशनों पर चर्चा कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हुए थे। 1916 की यदि हम बात करें तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जैसे कि सूरत में नरंदल गरमदल और यहाँ पर नरंदल गरमदल दोनों मिल गए थे। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। छठा अधिवेशन जो हुआ था वो 1936 में हुआ था, और ये भी लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो लखनऊ अधिवेशन 1936, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर यदि हम बात करें 1905 में, 1925 है यहाँ पे, 1905 में अधिवेशन हुआ था बनारस अधिवेशन। और गोखले कौन थे ये बताइए, किसके आध्यात्मिक, किसके राजनीतिक गुरु थे। एक गोविंद रनाटे का नाम पूछा था और एक ये गोखले जी है, इनका नाम पूछा था। तो जो गोखले थे इन्होंने बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और ये बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था उत्तर प्रदेश के, आज जिसे हम वाराणसी बोलते हैं वहां। अगला अधिवेशन 8वें नंबर का 1925 में हुआ था कानपुर में, और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सरोजनी नायडू के लिए पूछा जाता है कि सरोजनी नायडू ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, और सरोजनी नायडू जो थी वो एक भारतीय महिला थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। और इसके बाद यदि हम बात करें 9वां व अंतिम उत्तर प्रदेश के अंदर अधिवेशन जो था वो 1947 का था, मेरठ अधिवेशन, और जेवी कृपलानी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। जेवी कृपलानी की यदि हम बात करें तो इन्हीं की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, और जेवी कृपलानी ये वही व्यक्ति थे जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान में। अब आगे बात करते हैं हम, ये तो प्रमुख अधिवेशन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए 1885 से लेकर के 1947 तक के। अब और इन बीच क्या क्या गतिविधियां होती है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज, पहले लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपका सब्सक्राइब से आपका ही फायदा है, जब वीडियो बनेगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद चलते हैं हम आगे कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई उत्तर प्रदेश के इतिहास में। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आगे क्या हुआ। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन यदि हम बात करें तो इस बीच क्या हुआ था कि भारत में
बहुत सारी गतिविधियां हुई और उन्हीं गतिविधियों में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां हुई। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम बात करते हैं कि 29 जून 1920 को क्या हुआ। देखिए 1920 की यदि हम बात करें तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन की यदि हम बात करें तो 29 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सॉरी मैं गलत बोल गया, लेकिन खिलाफत कमेटी की बात कर लेते हैं हम। खिलाफत कमेटी की यदि हम बात करें तो तुर्की में जो था एक खिलाफत आंदोलन चला था। तुर्की में खिलाफत आंदोलन चला था और उस आंदोलन की आग जो है वहां के मुसलमानों के हक के हिसाब को लेकर के वहां की आग यहाँ तक भारत में फैली आई। और भारत की यदि हम बात करें तो भारतीय जितने भी मुसलमान थे उन्हें लगा कि भाई ये जो हो रहा है इस सारी चीजों को कौन खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर भारत के अंदर उस समय जो अच्छे नेता जाने जाते थे वो महात्मा गांधी जाने जाते थे। तो महात्मा गांधी के सपोर्ट में आए कौन? मुस्लिम लोग। तो यहाँ पर भारत में भी जो है ना एक कमेटी का गठन किया गया 29 जून 1920 को इलाहाबाद में, और उस कमेटी को नाम दिया गया क्या? खिलाफत कमेटी। या हम कह सकते हैं गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, और ये कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन चलाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन होता क्या है जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है और ये प्रस्ताव जो होता है ना पास भी हो जाता। लेकिन हुआ क्या? देख लीजिए इसको, जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है या प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ से तो तुर्की में क्या हो जाता है कि कमाल पाशा की सरकार बन जाती है। तुर्की में कमाल पाशा की सरकार बन जाती है और सरकार बनने के बाद वहां पर जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब यदि हम बात करें तुर्की की और कमाल पाशा की तो देखिए इतिहास का विषय, हम केवल उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। तो वहाँ जो होता है इनका एक पद होता है मुस्लिम खलीफा, खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। और उसी को लेकर के जो है, और खलीफा जो होता है मुस्लिम धार्मिक गुरु, सबसे बड़ा मुस्लिम धार्मिक गुरु को जो कहते हैं खलीफा कहा जाता था उस समय। तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, जिसको लेकर के ये तुर्की में विभाजन के समय आंदोलन हो गया था। ठीक है, तो ये बातें आपने लिख ली होंगी। अब अगली बात हम बात करते हैं क्या 1921 और 22 की बात है क्या। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांव तक फैला। मतलब जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 की बात है, तो 1920-21 में गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अंग्रेजों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे, हम इनका क्या करेंगे? असहयोग। मतलब एक तो क्या सहयोग उनका साथ देना और असहयोग साथ ना देना। तो इन्होंने कहा कि हम, गांधी जी ने कहा कि हम इनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे, हम इनका असहयोग करेंगे। और भारतीयों से कहा कि तुम जो मैं कहता हूँ वैसा करो, और तुम्हें देखना कि बहुत जल्दी लगभग 1 साल के अंदर या बहुत जल्दी हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, और जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी हम इस आंदोलन को चलाए रखेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उन सबका बहिष्कार किया। इन्होंने कहा कि करना क्या है, कि करना ये है जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ। गांधी जी ने कहा जो मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा तुम्हें करना है। क्या हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अमल में लाना है। विदेशी स्कूलों में पढ़ाई नहीं करनी, मतलब जो चीजें सरकार अंग्रेजों ने संचालित करी थी उसका कोई हमें यूज नहीं करना है। विदेशी त्योहारों को नहीं मनाना है, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनना है, विदेशी शिक्षा को हासिल नहीं करना है, हिंदी को पढ़ना है। तो इससे क्या हुआ कि एक आंदोलन की आग सी फैल गई। तो भारतीय लोगों ने क्या करा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जो स्कूलों में पढ़ाते थे उन्होंने स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया। जो बच्चे थे जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ना छोड़ दिया, भारतीय सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे थे उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी थी। तो यहाँ से ना बहुत बड़ा परिवर्तन, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब भारत हमारा आजाद हो ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अचानक असमय गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और जब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो इस पर भारतीय लोग बड़े नाराज हुए कि बताओ ये मरवाएगा, गांधी क्या कर दिया इसने, जो है ऐसे टाइम पे आंदोलन को वापस लिया है जबकि आजादी मिलने वाली थी। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो युवा थे वो गांधी जी से नाराज हो जाते हैं और वो गांधी जी का सहयोग नहीं करते और कहते हैं कि गांधी तेने मरवा दिया। तो ऐसे में आगे चल के और भी कई सारी पार्टियों का गठन होगा, जिससे हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की। अब एक प्रश्न ये बनता है कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो इसके लिए एक प्रमुख घटना जानी जाती है चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो देखो पहले समझो 1921-22 में असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांवों तक फैला।
सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, उत्सव, समारोह, इन सब में मतलब जो अंग्रेजों के स्कूल है उनमें नहीं पढ़ता है, अंग्रेजों यानी अदालतों में भी इसका विरोध हुआ। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार किया। तथा स्वदेशी वस्तुएं मतलब जो अपने देश की वस्तुएं थी, अपने देश का बना हुआ कपड़ा था, अपने देश की खाद्य सामग्री थी, ठीक है, उनका प्रचार करो, उन्हीं को यूज करो, ठीक है। और स्वदेशी का प्रचार किया गया, ठीक। यदि हम बात करें विदेशी वस्तुओं की, होली जलाएगी, तो जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उन सब की होली जलाएगी। जैसे विदेशी कपड़े हो गए, विदेशी किताबें हो गई, विदेशी पोशाक हो गए, तो इन सब की होली जलाएगी। अब हुआ क्या कि स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे और विदेशी का बहिष्कार कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या हुआ कि भीड़ को देखकर पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। अब जब भीड़ पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी तो इस पर क्या हुआ, भीड़ को गुस्सा आया। अब भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन भारतीय लोगों ने क्या काम करा कि पुलिस वालों के पीछे पड़ गए। और जब पीछे पड़े तो पुलिस वाले कहाँ भागते गए, भागे भागे कहाँ गए, वो जेल में मतलब अंदर थाने में चले गए, यानी पुलिस की चौकी में चली गए। और जब चले गए तो अब जब गांव वाले उनके हाथ में लाठी डंडे वगैरह, झाड़ू तक लेके गई औरतें, झाड़ू। तब क्या करा उन्होंने, कहा कि अच्छा अब वो अंग्रेज लोग साला सीबीएसई बोर्ड वाले थे, तो उन्होंने क्या काम करा, अंदर से बंद कर लिया। और बंद कर लिया और अंदर से बंद हो गए। कहते व्हाट आर यू डूइंग, अब तुम क्या करोगे, अब हम अंदर हैं। और अंदर से ताला लगा दिया। अब भारतीय लोग भी बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या काम करा, बोले उन्होंने अंदर से ताला, भारतीयों ने लगाया बाहर से ताला और छिड़क दिया मिट्टी का तेल। बोले व्हाट आर यू डूइंग, अब तुम क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हैं। अब देख, अब जब बाहर से ताला लगा कर जब छीक उन पर पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाला, तो अब सीबीएसई बोर्ड वाला बोखला गया, समझ गया कि साला ये अब हमको आग लगाएगा। तो इस पर क्या हुआ कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। अब जब 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया तो इस घटना को कहा जाता है चौरी चौरा कांड के नाम से, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अब इस घटना से आहत हुए कौन, गांधी जी। अब गांधी जी ने पहले ही कहा था कि देखो मैं ये असहयोग आंदोलन चला तो रहा हूं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। अब गांधी जी को जब ये घटना के बारे में पता चला तो उनका दिल दुखी हुआ कि ओहो मैंने हिंसा करने को मना कहा था, इन्होंने हिंसा ही करी। और गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अरे भाई जला दिए, जलान दो, मार दी, मार दो, हमारे कितने भारतीय मारे गए, कितने भारतीय लोग हमारे शहीद हो गए, कितने भारतीय लोगों पर किस तरह से उन्होंने अत्याचार करे थे। भाई गांधी ये तुम्हारे घर के थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, क्या थे, मर गए ससुरों को मर जाने देते। खैर चलो छोड़ो, वो इतिहास की बात है। तो हम लिख रहे हैं कि 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, और चौरी चौरा जगह कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। अब इसके बाद क्या होता, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। तो चलिए, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, देखिए स्वराज स्वराज पार्टी की यदि हम बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना की हम बात करते हैं तो कहते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के असमय वापसी होने के कारण, या गांधी जी के असहयोग आंदोलन के असमय वापस लेने के कारण बहुत सारे लोग दुखी हुए। और इनसे दुखी होकर के यदि हम बात करें तो 1923 की बात है और इलाहाबाद की बात है। 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या असहयोग आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के असमय वापसी से दुखी होकर 1923 में इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। 1923 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास, सीआर दास भी बोल देते हैं इन्हें, एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की
स्थापना की। तो देखिए पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं आपने, एक तो मोतीलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति का नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और इस पार्टी का नाम क्या था, स्वराज पार्टी। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि इस पार्टी में मुख्य रूप से सदस्य कौन कौन थे, यानी कौन व्यक्ति ऐसे थे जो स्वराज पार्टी से संबंध रखते थे। तो हम लिख रहे हैं इस पार्टी में प्रमुख व्यक्ति जो थे उनमें से नाम आया था विट्ठल भाई पटेल का, विट्ठल भाई पटेल। दूसरा आया था है मालवीय जी का, जो मालवीय जी थे उनका नाम आया था है फिर एम.आर. जाफर, एम.आर. जाफर। और भी कई लोग इसमें सम्मिलित थे। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न आता है कि बताइए वह कौन सी पार्टी थी जिसने 1923 में विधान परिषद में भाग लिया था। तो और यहाँ से प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के गठन का। खैर इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, इस पार्टी ने 1923 में विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया था। तो इसको भी लिख लीजिए। इस पार्टी ने 1923 में विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया था। विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया था। आगे और क्या क्या विशेष बात होती है इस पर भी चर्चा करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि आगे और क्या हुआ, स्वराज पार्टी ने 1923 में विधान परिषद चुनाव में भाग ले लिया। अब होता क्या है, 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु हो जाती है, मतलब चित्तरंजन दास की। और चित्तरंजन दास की 16 जून 1925 को जब मृत्यु हो जाती है तो मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के एक नई पार्टी का गठन किया। और उस नई पार्टी के गठन की यदि हम बात करते हैं तो स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी के नाम से वो पार्टी जानी गई थी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का गठन किया था मालवीय जी ने और लाला लाजपत राय, इन दोनों ने मिलकर 16 जून 1925 को जब मृत्यु हो गई सीआर दास की। ठीक है, तो लिखेंगे हम चित्तरंजन दास यानी सीआर दास की मृत्यु के बाद, और मृत्यु कब हुई थी इनकी, 16 जून 1925। ठीक है, 16 जून 1925। मालवीय ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर नई पार्टी, और नई पार्टी की यदि हम बात करें तो उसका नाम आया था नई पार्टी का स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। नई पार्टी स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इसके बाद यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यदि हम शुरुआत की बात करें तो 1930 में यह आंदोलन शुरू हो गया था, 6 अप्रैल 1930 को। और इसकी शुरुआत की यदि हम बात करें तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और अंग्रेजों का विरोध हुआ था इसमें, तब अंग्रेज जो है ना काफी नाराज भी हो गए थे। अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी, टांगे हिल गई थी उसमें। लेकिन हुआ क्या था, अचानक गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ा। तो अब जब भारतीय लोग किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज बड़े चालाक थे, अंग्रेजों ने सोचा
कि कोई बात नहीं बेटा, हमारा काम नहीं कर रहे मत करो, नाई बाल नहीं काट रहा, जूता पुलिस वाला जूता नहीं कर रहा, कपड़े वाला कपड़ा सिलकर नहीं दे रहा। तो अंग्रेजों ने कहा बेटा तुम हमारा कोई काम करो या मत करो, लेकिन अगर तुम्हें जिंदा रहना तो खाना तो खाओगे। तो खाना तो खाओगे, तो उस खाना खाने के लिए यदि हम बात करें तो खाना कितना भी स्वादिष्ट बन जाए, कुछ भी हो, जब तक उसमें नमक ना डले तब तक वो खाना बेकार है। तो अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। तो इस पर क्या हुआ, गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की जिसको कहते हैं दांडी मार्च या दांडी यात्रा। तो उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की पैदल। 78 लोग थे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ, जिसमें सरोजिनी नायडू भी थी, कई लोग थे, सबको हम जानेंगे। तो 78 अनुयायियों के साथ गुजरात में साबरमती आश्रम से लेकर के समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया और नमक का कानून तोड़ा और कहा अंग्रेजों से, लो भाई अब हम अपना नमक खाएंगे, हमें तुम्हारे नमक की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के जब गांधी जी पैदल जा रहे होते हैं, एक बगल में झोली होती है, एक हाथ में डंडा होता है और उनके पीछे 78 लोग चलते हैं शुरू में, और धीरे धीरे देखते हैं कि इतना बड़ा काफिला बढ़ता चला गया, लोग जा रहे हैं, भाई गांधी जा रहे हैं, गांधी जा रहे हैं। तो अपने अपने खाना बोरिया बिस्तर लिया, पोटली बांधी और उनके पीछे पीछे चल दिए। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने यहाँ से बढ़ चल करके भाग लिया। तो पहले हम इतनी बातों को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुरू 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ये 6 अप्रैल 1930 में शुरू हो गया था। और यदि हम बात करें तो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था या दांडी यात्रा शुरू की थी। और इसकी शुरुआत जब हुई थी जब गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर, जब एमजी का मतलब मैंने गांधी जी है, गांधी जी, चलो पूरे लिख दूं, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर दांडी मार्च निकाला था, दांडी मार्च निकाला था। और यदि हम बात करें कि दांडी मार्च जो थी, ये यात्रा जो थी, ये यात्रा कितने दिन चली थी, 24 दिन, ठीक है, 24 दिन ये यात्रा चली थी, 24 दिन। फिर क्या हुआ था, गुजरात के साबरमती आश्रम से आगे चलकर समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा था, ठीक है। तो दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा नमक कानून तोड़ा था। फिर यदि हम बात करें यहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसमें भाग लिया था, बहुत बढ़ चढ़कर लिया तो सभी ने था, लेकिन यूपी के लोगों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। फिर क्या हुआ, अब जब नमक बन गया तो नमक बनने के बाद क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने कि साला ये तो इन्होंने नमक बना डाला, लेकिन अब जितने भी फालतू के टैक्स ये फालतू के कर ले रहे थे, भारतीयों ने कहा बेटा अब तुम जो करोगे हम उसको उल्टा करेंगे, यानी हम तुम्हें कर नहीं देंगे। तो गांधी जी की यदि हम बात करें तो यहीं से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता दांडी जी से। जब गांधी जी ने देखा, सोचा कि यार जब 78 आदमियों के साथ चले, जब पीछे मुड़कर देखो, अरे साला इतने सारे आदमी मेरे पीछे आ गए, चलो अब इनको जाने क्यों दे, इन्हें जाने मत दो, यहीं से एक और आंदोलन शुरू करते हैं। और उस आंदोलन का नाम था सभी ने अवज्ञा आंदोलन। सभी ने मतलब भैया हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, हम तुमसे ये कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, विनय के साथ हम आंदोलन करेंगे। विनय तो कहते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, यदि हम बात करें यहाँ से जयप्रकाश नारायण की, तो दोस्तों थोड़ा कल मुलाकात करते हैं कल मुलाकात करेंगे यहीं से।